अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक रिकेट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स चैप्टर 19 का, पीडियाट्रिक्स का। इन्होंने केस प्रेजेंट किया है। 2 साल का बच्चा प्रेजेंट करता है कंप्लेन ऑफ इनएबिलिटी टू वॉक। यहाँ पर अगर आप पिक्चर भी देखोगे, रिकेट का बच्चा है और रिकेट्स हुई है इसको, इस हिसाब से आपको केस ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। 2 साल का बच्चा है और वो प्रेजेंट करता है विद द कंप्लेन ऑफ हिज इनएबिलिटी टू वॉक। ठीक है, चल नहीं पा रहा। ही हैज़ ऑफ एंड ऑन हिस्ट्री ऑफ डायरिया और वॉमिटिंग की भी ऑन एंड ऑफ हिस्ट्री है। बच्चा जो है सिर्फ जो है डाइल्यूटेड मिल्क पर है, डाइल्यूटेड मिल्क ही इसकी खुराक है, विदाउट एडिक्वेट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। 6 माह पे वीनिंग स्टार्ट कर दी होती है, लेकिन ये किसी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे नहीं है, सिर्फ इसको माँ जो है डाइल्यूट जो है वो मिल्क ही जो है वो दे रही है डाइट में। इसके अलावा बच्चे को माइल्डली डिलेड मोटर माइलस्टोन्स हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पे बच्चे का 9 kg वज़न है और 78 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। बाकी इसके अलावा बच्चा ठीक है, अदरवाइज वेल। एंटीरियर फंटानेल बच्चे का ओपन है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, ये रिकेट्स जो होता है ये फेलियर है। इट इज़ डिफाइंड एज अ फेलियर ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग बोन या ऑस्टियोइड टिश्यू। ठीक है, ऑस्टियोइड टिश्यू का जो है मिनरलाइजेशन नहीं हो पाता, या फिर ग्रोइंग बोन की मिनरलाइजेशन नहीं हो पाती, उसका फेलियर हो जाता है, उसको कहते हैं रिकेट्स। फेलियर ऑफ मैच्योर बोन टू मिनरलाइज इज कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, मैच्योर बोन जब मिनरलाइज नहीं कर पाएगी तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि ये ग्रोइंग बच्चों को ये डिजीज़ अफेक्ट करती है। इनमें बस होता सिंपली ये है कि सॉफ्टनिंग और वीकनिंग हो जाती है बोन्स की, क्योंकि मिनरलाइजेशन का मसला है, बोन टिश्यू में डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन हो रही है। ये हुई क्यों कंडीशन, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस की इंसफिशिएंट अवेलेबिलिटी है, जो कि मोस्ट कॉमनली विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है। फॉस्फोरस और कैल्शियम कम है, इसलिए मिनरलाइजेशन नहीं हुई। ठीक हो गया। तो इसमें मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि हम मिनरल डेफिशिएंसी की बेसिस पे ही रिकेट्स को क्लासीफाई करते हैं। एक होती है कैल्सीपिनिक रिकेट, मोस्ट कॉमनली वही होती है, और उसमें ना कैल्शियम के लेवल कम होते हैं बॉडी में। क्यों, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है, उसकी वजह से कैल्शियम गट से अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो उसको कैल्सीपिनिक रिकेट कहा जाता है। ठीक है, कैल्सीपिनिक रिकेट यही मोस्ट कॉमन है। दूसरा इसमें इसकी वजह यही है कि एक तो इनएडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर है, क्योंकि विटामिन डी हमारी स्किन में यूवीबी लाइट से बनता है। तो बच्चा अगर नॉर्दर्न लेटीट्यूड पे रह रहा है, वहाँ सनलाइट सही नहीं आ रही, इंडोर रहता है, बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक यूज़ करता है, या कल्चरल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जिसमें बॉडी को कवर किया, जैसे बुर्का अबाया पहनाया जाता है, डार्क स्किन वाले जो हैं उनमें मेलानिन ज़्यादा है तो विटामिन डी नहीं बनता, तो जो भी वजह जिसमें विटामिन डी कम है, इनएडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर। दूसरा न्यूट्रिशन, डाइट में जो है ह्यूमन मिल्क में क्योंकि विटामिन डी लो होता है, तो अगर बच्चा अभी तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे 2 साल का हो गया जिस तरह से सिनेरियो में, तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, जो कैल्शियम मिलेगा, जो बोन्स बनेंगी सही मिनरलाइज होंगी। तो इसलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ काफ़ी नहीं होती, उससे भी कैल्सीपिनिक रिकेट होता है। दूसरा विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड नहीं ले रहा, डाइट में कैल्शियम ही कम है। तीसरा होता है मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन्स नहीं हो रहे, सीलियक डिजीज़ या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो ये होगी कैल्सीपिनिक रिकेट। दूसरी टाइप होती है फॉस्फोपिनिक रिकेट। ठीक है, फॉस्फोपेनिक रिकेट्स होती है लेस कॉमन फॉर्म है, इसमें ना लो फॉस्फेट के लेवल्स होते हैं ऑफन, या तो फॉस्फेट का किडनी में लॉस ज़्यादा हो रहा है, फॉस्फेट के लेवल इसमें लो हैं, लॉस क्योंकि किडनी में फॉस्फेट्स का ज़्यादा हो रहा है, जैसे हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटिमिक रिकेट्स, वो एक्स से लिंक्ड होती है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स हैं। अब इसने जो मेन पॉइंट्स यहाँ पे समझाई हैं कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डिस्टर्बेंस है बोन ग्रोथ की। ठीक है, और रिजल्ट करती है फ्रॉम द डाइटरी लैक ऑफ विटामिन डी। ठीक है, डाइट में जो है विटामिन डी नहीं है, कम है, या अल्ट्रा वायलेट रेज और सनलाइट। इन्फेंट को जो है ना 30 मिनट एक हफ्ते में 30 मिनट्स तक जो है टोटल बॉडी सन एक्सपोजर चाहिए होता है, 2 घंटों का। नहीं, इस तरह याद करें कि एक हफ्ते में बच्चे को 30 मिनट्स ऑफ सन एक्सपोजर रिक्वायर्ड होता है, टोटल बॉडी सन एक्सपोजर। या हम एक सा भी कह सकते हैं कि एक हफ्ते में इसको 2 घंटों जितना जो है हेड एक्सपोजर एटलीस्ट चाहिए कि उसका एडिक्वेट विटामिन डी बने। तो ये कॉमन डिजीज़ ट्रॉपिक्स वाले एरिया, सब ट्रॉपिक्स में है, वहाँ पे सन कम निकलता है। रिकेट्स जो है ना रैपिडली ग्रोइंग बोन्स की डिजीज़ होती है, यूजुअली फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ में हो जाती है। तो अगर ये परसिस्ट करेगी 2 साल से आगे, तो फिर उसमें विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स हो सकता है, वो आप कंसीडर करें, क्योंकि अगर 2 साल के बाद अगर हो रही है, परसिस्ट कर रही है, तो वो रीनल रिकेट्स होगा, यानी विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट। ठीक है, तो ये बच्चा दिखाया गया जिसमें चेस्ट डिफॉर्मिटी हो गई है और जो है रिस्ट की वाइडनिंग हो गई है रिकेट्स की वजह से। ठीक है,
अब आ जाएँ कि विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म थोड़ी सी इसने समझाई है कि हमारी ह्यूमन स्किन जो है उसमें 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो कि कन्वर्ट होता है यूवी रेज ऑफ लाइट की वजह से इनटू विटामिन D3 बनेगा इसमें से, और ये हमारे फिर ब्लड में अब्जॉर्ब होता है। सनलाइट जो है वो हमारी विंडो ग्लास से पास होती है तो उसमें यूवी रेज नहीं होती, यानी अगर हम खिड़की से अंदर कमरे में बैठे हैं, खिड़की से जो है शीशे से सनलाइट आ रही है तो उसमें यूवी रेज नहीं आएंगी, उसमें से विटामिन डी नहीं बन सकता। ठीक है, तो विटामिन D3 जो है एक अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन के साथ बाउंड होता है, फिर ये लिवर में ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि देखिए स्किन में हमारा 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, इस पर यूवी रेज गिरती हैं, ये जो है फिर कन्वर्ट होता है विटामिन D3 के अंदर। D3 अब ब्लड में गया, ब्लड से लिवर में गया, लिवर में हाइड्रोक्सीलेट होगा इनटू द 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल, फिर वो कन्वर्ट होगा किडनीज़ में जाके 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल, ठीक है, बाय अल्फ़ा 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। अब ये जो बना 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल, ये याद रखें मोस्ट एक्टिव मेटाबोलाइट है विटामिन डी का, बेस्ट रिगार्ड हुआ है एज ए स्टीरॉयड हार्मोन। ये हमारे जीआईटी पे एक्ट करेगा, वहाँ पे कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, और बोन पे एक्ट करेगा, कैल्शियम की रिजॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेगा, रीअब्जॉर्प्शन को। पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट करता है अल्फ़ा 1 इस हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम को, इसको हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन जो है किडनी के अंदर रेगुलेट करता है। ठीक है, अच्छा, अब रिकेट्स की पैथोलॉजी इसने बताई है कि अगर डिफेक्टिव ग्रोथ हो रही है बोन की रिकेट्स में, क्यों? क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ जो है एपीफाइजल कार्टिलेज की नहीं है, और उसकी कैल्सिफिकेशन भी नहीं है ड्यू टू द डिक्रीज इन द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस साल्ट। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के साल्ट कम है, डिक्रीज है, कैल्शियम नहीं है, तो इसीलिए जो एपीफाइसिस कार्टिलेज है ना, उसकी नॉर्मल ये ग्रोथ नहीं हो पाती और कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाती। ठीक है, जहाँ पे भी बोन्स में एपीफाइजल कार्टिलेज है, तो जो ग्रोथ होगी डिस्टल एंड ऑफ एपीफाइजल प्लेट, डिस्टल एंड ऑफ द एपीफाइजल प्लेट पे जो ग्रोथ हो रही है वो कंटिन्यू रहेगी, सो दैट द एपीफाइजल एंड एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी मिनरलाइजेशन सही नहीं हो रही, कैल्शियम फॉस्फोरस नहीं है, तो वो ग्रो कर रहा है, एक्सपेंड हो जाएगा और उसकी थिकनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से वाइडनिंग ऑफ द रिस्ट हो रही है, देखिए, और एंकल्स की भी, और रैकेटिक रोजरी हो रही है रिब्स की। ठीक है, ये इसमें पैथोलॉजी होता है रिकेट्स में। अब जो है क्योंकि जो है ड्यू टू द कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ द एपीफाइसिस चल रही है, इट्स एंड बिकम इरेगुलर, फ्रेड, और एंड जो है वो कप शेप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज़ आल्सो जनरल सॉफ्टनिंग हो जाएगी बोन्स की, कर्वेचर और जो डिफॉर्मिटीज़ हैं लेग्स की वो अपीयर होना शुरू होंगी, और क्रेनियोटेप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिकेट्स, क्रेनियोटेप्स जो है ना सॉफ्टनिंग और थिनिंग हो जाती है इन्फेंट के स्कल बोन की, उसको हम कहते हैं, तो उसमें इंडेंटेशन हो जाती है जब प्रेशर अप्लाई करेंगे पिंग पोंग बॉल की तरह। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिकेट्स में। टाइप्स ऑफ रिकेट्स में समझा चुकी है आपको, एक होती है विटामिन डी डेफिशिएंट रिकेट, जिसको हम न्यूट्रिशनल रिकेट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि विटामिन डी नहीं है डाइट में, तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टाइन से, मदर मेल नरिश्ड है और ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, और बेबी को अनफोर्टिफाइड मिल्क ले रहा है जिसमें विटामिन की सप्लीमेंट ही नहीं। हमेशा हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में, जो ब्रेस्ट फीड पर होते हैं जो बच्चे, उनको हमने 1 ड्रॉप ऑफ विटामिन डी देना होता है मदर ने, क्योंकि विटामिन डी ब्रेस्ट मिल्क में इतना नहीं होता। ठीक है, तो अगर विटामिन डी नहीं है, फोर्टिफाइड नहीं है, अनफोर्टिफाइड मिल्क है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। हाई फाइबर डाइट भी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करती है। दूसरा आता है विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, ये था विटामिन डी डेफिशिएंट रिकेट्स। विटामिन डी डिपेंडेंट में क्या है, इनबॉर्न एरर होता है विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म का, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, और ये 1 और 2 टाइप्स है। टाइप 1 में क्या है, सेकेंडरी टू अ डिफेक्ट इन द रीनल 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये किडनी में होता है ना 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये क्या करता है 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3 की सिंथेसिस करवाता है फ्रॉम द 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, तो इसमें ये एंजाइम डेफिशिएंट है, डिफेक्ट है रीनल 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। जो टाइप 2 विटामिन डी डिपेंडेंट है उसमें एंड ऑर्गेन रेजिस्टेंस हो जाती है टू द इफेक्ट ऑफ 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल, रेजिस्टेंस स्टेट है। ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही बॉडी। फिर आती है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, ये थी डिपेंडेंट डेफिशिएंट रिकेट्स या डिपेंडेंट रिकेट्स, जिसमें चाहिए। अब रेजिस्टेंट रिकेट्स जो है ना वो एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटीमिया है, जिसको हम फेमिलियल हाइपोफॉस्फेटीमिया भी कहते हैं। इसमें मेल्स एक्स लिंक्ड है, मेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं देन फीमेल। मोस्ट कॉमन नॉन न्यूट्रिशनल फॉर्म है ये रिकेट्स की। इसमें दोनों विटामिन डी की एक्टिवेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो फॉस्फेट की हैं ये इम्पेयर हो जाएंगे, जिसके नतीजे में हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन है यूजुअली। रैकेटिक रोजरी, हैरिसन सल्कस
और प्रोफाउंड मायोपैथी इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी और रेडियोग्राफिक साइंस रिकेट्स के जो है फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ में अपीयर होंगे। टूथ स्ट्रक्चर की एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, मे ब्रिंग अबाउट अर्ली एंड एक्सटेंसिव कैरीज, बच्चों को डेंटल कैरीज फिर उसकी वजह से ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स ये हैं कि इसमें रिकेट्स जो है वो डिजीज़ है ग्रोइंग बोन्स की, पीक इंसिडेंस 6 माह से 2 साल का है, अर्ली मैनिफेस्टेशन में फेलियर टू थ्राइव हो रहा है बच्चे को, इरिटेबिलिटी है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है जब वो सो रहा है, हाइपोटोनिया और एसोसिएटेड जो फाइंडिंग्स हैं आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया की और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये अर्ली मैनिफेस्टेशन। अगर हम जनरली देखें तो बच्चों में रिकेट्स की जो प्रेजेंटेशन है हर रीजन के लिहाज से अलग है। अगर हेड में देखें तो फॉलोइंग जो साइंस हमें मिलते हैं, हेड में बच्चे को जो है वो क्रेनियोटेप्स एक तो याद रखें और डिलेड फंटानेल क्लोजर, यानी स्कल की बोन्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है और फंटानेल ना देर से बंद होता है। ठीक है, हेड बड़ा होगा, फ्रंटल बॉसिंग क्योंकि ऑस्टियोइड ज़्यादा हो गया है, क्रेनियोटेप यानी पिंग पोंग बॉल सेंसेशन ड्यू टू द थिनिंग ऑफ द आउटर टेबल ऑफ द स्कल। ये जब हम बच्चे के ऑक्सीपट पे प्रेस करेंगे ना फर्मली, या पोस्टीरियर पैराइटल बोन पे जब प्रेस करेंगे तो जो है वो इंडेंटेशन हो जाएगा, अंदर जा रहा होगा स्कल, सॉफ्टनिंग हो गई है। अब ये क्रेनियोटेप जो 1 साल से पहले जो है बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहला साल बच्चा का ख़त्म होगा उससे पहले ये क्रेनियोटेप सही हो जाता है, सही हो सकता है। ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा। डिलेड क्लोजर ऑफ द फंटानेल, इट इज़ लार्जर देन नॉर्मल, और इसके अलावा स्क्वायर लाइक हेड होगा जिसको कहते हैं कैपेट क्वाड्रेटम, क्वाड्रम मतलब 4, तो स्क्वायर लाइक हेड। देन टीथ पे आ जाए, इन बच्चों में रिकेट्स में जो टीथ है डिलेड इरप्शन होगी टीथ की, टेम्पररी टीथ की, इनेमल जो है डिफेक्टिव होगा, कैरीज होंगी, कैल्सिफिकेशन होंगी परमानेंट टीथ की। थॉरिक्स में आए, थॉरिक्स में याद रखेंगे बच्चों को जो है रैकेटिक रोजरी यानी प्रोमिनेंट बम्प या बीडिंग हो जाती है जहाँ पे रिब्स कोस्टल कार्टिलेज पे मिलती हैं, कोस्टोकोंडल जंक्शन जो है प्रोमिनेंट हो जाएंगे, देखिए रैकेटिक रोजरी। दूसरा चेस्ट में जो है हैरिसन सल्कस हमें मिलता है, हॉरिजॉन्टल ग्रूव होता है लोअर रिब मार्जिन पे जहाँ पे डायफ्राम अटैच है, यहाँ पे एक डिप्रेशन बना होता है अबव द सब कोस्टल मार्जिन एट द अटैचमेंट ऑफ डायफ्राम। पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी, ये भी चेस्ट में मिलेगी, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, फिर स्पाइन पे आ जाए, स्पाइन जो है उसमें बच्चों में जो है वो काइफोसिस होगा, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस। ठीक है, ये देखिए हैरिसन सल्कस आपको मिल रहा है। फिर आ जाए पेल्विस में, पेल्विस में क्या चीज़ें मिलेंगी, बच्चे का कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होगा जो कि हैजर्डस है टू चाइल्ड बर्थ। ठीक है, लिम्स अगर हम देखें एक्सट्रीमिटीज़ कैसी होंगी, वाइडनिंग रिस्ट मिल रही है, एंकल एंड अदर एपिफाइसेस, बेंडिंग ऑफ द लॉन्ग बोन्स रिजल्ट इन द बो लेग्स या नॉक नीज जिसको हम कहते हैं जीनू वेलगम। एक्चुअली बोर्ड लेग्स यानी जीनू वेरम ये मोर क्लासिक साइन है टॉडलर्स में या वॉकिंग बच्चों में, जहाँ पे इनकी लेग्स देखें आउटवर्ड जो है वो बेंड हुई हुई है, अंडर द बॉडी वेट यूँ बेंड हुई हुई है, तो उसको कहते हैं जीनू वेरम या बोर्ड लेग्स। थिकन्ड रिस्ट और एंकल, मेटाफाइसिस मैंने आपको दिखाया ना कि थिक हो जाते हैं रिस्ट और एंकल वगैरह। बाकी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, हेयरलाइन फ्रैक्चर। जनरल में बच्चे में मोटर स्किल डिले होंगी, चलने में, खड़े होने में, लेट क्रॉलिंग। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, स्लोअर ओवरऑल ग्रोथ और शॉर्ट स्टेचर। ठीक है, बोन पेन और टेंडरनेस, लिम्स में या बैक में पेन रहेगा, इरिटेबल होगा, बच्चा चलने का नहीं, रिलक्टेंस टू वॉक एंड मूव। और डेंटल प्रॉब्लम में इरप्शंस के मसले, टूथ इनेमल डिफेक्ट, कैरीज ज़्यादा होंगी। कैसे डायग्नोस करना है कि बच्चे को रिकेट्स है, डायग्नोसिस में हमेशा याद रखें हिस्ट्री जो है बच्चे को इनएडिक्वेट विटामिन डी इनटेक, माँ ने उसको विटामिन डी नहीं दिया, ड्रॉप्स जो दिए जाते हैं, या फिर सनलाइट से एक्सपोजर भी नहीं, तो ये चीज़ें हमें हिस्ट्री में मिलेंगी। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमें मिलेंगे रिकेट्स की, ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए साइंस। बायोकेमिकल और रेडियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ जो है ना वो क्लिनिकल साइंस से भी पहले अपीयर होते हैं। तो क्या होता है बायोकेमिकल और रेडियोलॉजिकल में, सीरम कैल्शियम अगर करवाएंगे तो लो होगा, नॉर्मल 9 से 11 है, लो आएगा रिकेट्स में। सीरम फॉस्फोरस स्लाइटली डिक्रीज होगा, नॉर्मल 5 to 7 है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बढ़ा हुआ होगा 50 to 200। ये मोस्ट स्ट्राइकिंग बायोकेमिकल फीचर है जो रिफ्लेक्ट करता है इंक्रीज्ड बट इनइफेक्टिव एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज तो है लेकिन इनइफेक्टिव है, तो उसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज होगा।
इसके अलावा आप जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी को कंफर्म भी कर सकते हो बाय मेजरमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेटाबोलाइट लेवल एंड प्लाज्मा 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल लेस देन 20 नैनोग्राम पर लीटर सपोर्ट द डायग्नोसिस। यानी 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल जो है अगर वो 20 नैनोग्राम पर लीटर से कम है, ठीक है, सॉरी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बेस्ट मार्कर है विटामिन डी स्टेटस का। याद रखिए 20 से अगर कम है या 20 नैनोग्राम ही याद करें, 20 नैनोग्राम से कम है तो इसकी डेफिशिएंसी है। सीरम कैल्शियम और फॉस्फोरस किया, कैल्सीपिनिक रिकेट्स में तो कैल्शियम लो होगा या नॉर्मल होगा, फॉस्फोरस लो ही होगा। लेकिन फॉस्फोपेनिक रिकेट्स में कैल्शियम नॉर्मल होता है, फॉस्फोरस लो होता है। ALP से बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि वो मिनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ऑस्टियोब्लास्ट। पैराथायरॉयड हार्मोन हमें कैल्सीपिनिक रिकेट्स में एलिवेटेड मिलेगा क्योंकि बॉडी ट्राई कर रही है टू कंपनसेट। इमेजिंग पे आप रिस्ट, नी या एंकल का एक्सरे करवाते हो, उसमें कुछ क्लासिक आपको फाइंडिंग मिलती है। रिस्ट जॉइंट का बेस्ट रहेगा, उसमें आपको कपिंग फ्रेइंग मिलती है ऑफ द मेटाफाइसिस, जो एंड्स है ना लॉन्ग बोन्स के, वहाँ पे फ्रेइंग या कपिंग। डिस्टेंस जो है बिटवीन द एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। वाइडनिंग ऑफ द ग्रोथ प्लेट होगी यानी फाइसिस होगी, और बोन डेंसिटी आपको कम मिलेगी, डिक्रीज़ मिलेगी, लेकिन ट्रेबिकुलर प्रोमिनेंट होंगे क्योंकि मिनरलाइजेशन नहीं हुई ना, तो डेंसिटी कम नज़र आएगी। जिस तरह यहाँ पर देखिए डेंसिटी कम है, ब्लैकनेस ज़्यादा है, वाइटिश नहीं नज़र आ रहा। तो ये रेडियोग्राफिक रिस्ट की है बच्चे का, देखिए इसमें कपिंग आपको नज़र आ रही है रिस्ट की, और फ्रेइंग ऑफ द लॉन्ग बोन्स। कपिंग यानी इसमें जो इनसाइड थी कनकेव हो गया, ये कनकेव इंडेंटेशन है ना मेटाफाइसिस की। फ्रेइंग है कि इरेगुलर और डिसऑर्गेनाइज्ड अपीयरेंस है मेटाफाइजल एंड का, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि अब जो इसमें इसको आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्योंकि स्कर्वी में भी आपको बहुत सी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूट्रिशनल चैप्टर में। तो एक तो आपने इस डिजीज़ को स्कर्वी से डिफरेंशिएट करना है। एक्चुअली आप स्कर्वी से डिफरेंशिएट कर रहे हो क्योंकि उसमें तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, और उसमें यहाँ पर तो मिनरलाइजेशन का फेलियर है, वहाँ कोलेजन की सिंथेसिस का मसला होता है। तो यहाँ हमें फ्रेइंग कपिंग मिल रही है एक्सरे पे, वहाँ हमें स्कर्वी में ना सब पेरीओस्टियल हेमरेज मिलता है, और पेंसिल थिन कॉर्टेक्स होगा विद डेंस ग्रोथ प्लेट, ठीक है। वहाँ क्लिनिकल साइन भी ऑब्वियसली डिफरेंट है। और दूसरा आपने कंजेनिटल एपीफाइजल डिस्प्लेजिया से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, कंजेनिटल एपीफाइजल डिस्प्लेजिया। तो इसमें जेनेटिक डिफेक्ट है कार्टिलेज फॉर्मेशन का, डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो एपीफाइसिस पे कार्टिलेज है ना उसमें डिफेक्ट होता है। तो इरेगुलर शेप्ड फ्रेगमेंटेड स्टिपल्ड एपीफाइसिस होंगी हिप एंड नी में ज़्यादातर, लेकिन मेटाफाइसिस वहाँ पे नॉर्मल होता है। तो उसमें जो है आपने फिजियोथेरेपी और ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होती है। तीसरा कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफी से भी आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफी में भी जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, कार्टिलेज की ग्रोथ और डेवलपमेंट का इशू होता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है बच्चों को, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंशियल होंगे। अब मैनेजमेंट क्या है, बच्चों को रिकेट्स में जो है हम न्यूट्रिशनल विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर है तो उसको विटामिन डी देंगे, एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इनटेक कैल्शियम का और फॉस्फोरस का देंगे, बढ़ाएंगे। और स्टोन्स थेरेपी, सॉरी विद द स्टोस थेरेपी, स्टोस का मतलब है पल्स थेरेपी, ठीक है, जिसमें सिंगल वेरी हाई डोज हम दें मेडिकेशन का, उसको कहते हैं स्टोस। तो स्टोस थेरेपी आपने ना 3 लाख to 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन डी का देना है, ओरली या इंट्रामस्कुलरली सिंगल डोज, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है और सडनली जो है हम उसको पल्स दे रहे हैं, सिंगल वेरी हाई डोज दे रहे हैं, स्टोस दे रहे हैं। तो 3 लाख to 6 लाख। और अदर स्ट्रेटजीज़ जो है वो डेली, बाकी जो है रोज़ाना हाई डोज विटामिन डी का देंगे, 2000 to 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ये 4 से 6 हफ्तों तक हाई डोज भी देना है विटामिन डी का। बिल्कुल अभी पेशेंट आया है, डायग्नोज हुआ, तो उस टाइम पे आपने स्टोस थेरेपी दी, बाकी उसको 4 से 6 हफ्तों तक 2000 to 5000 देंगे हाई डोज। आइदर स्ट्रेटजी शुड बी फॉलोड बाय डेली विटामिन डी इनटेक ऑफ 400 रोज़ाना, अगर 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देंगे अगर 1 साल से कम उम्र का है, या 600 इंटरनेशनल यूनिट पर देंगे अगर 1 साल से बड़ी उम्र का बच्चा है, ठीक है। या तो ये भी यूज़ कर सकते हैं या 4 से 6 हफ्ते तक 2000 to 5000। तो बच्चे जो हैं वो जिनको विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट है टाइप 1, वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अगर हम 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल देते हैं तो उससे सही हो जाएंगे। इनिशियल डोज आपने 0.25 से 2 माइक्रोग्राम पर डे देना है, और लोअर डोजेज आप यूज़ करोगे वंस रिकेट्स हैज़ हील्ड। प्रोग्नोसिस कैसी है इसमें, हीलिंग जो है वो विद इन अ फ्यू डेज ही शुरू हो जाती है, यानी 2 से 3 हफ्तों तक, जब सफिशेंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी दिए जाएँ, ठीक है।
तो हीलिंग हो जाती है। हीलिंग प्रोग्रेस करेगी स्लोली और नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो 6 माह से 1 साल में रिस्टोर हो जाएगा। बोन डिफॉर्मिटी जो है यूजुअली 1 से 2 साल के अंदर डिसअपीयर हो जाती हैं अगर हम 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी डेली देते हैं बच्चे को एज अ मेंटेनेंस थेरेपी, ठीक है, तो उसमें बोन डिफॉर्मिटी सही हो जाएंगी। तो जो नॉर्मली बच्चों को ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स को भी ड्रॉप दिया जाता है विटामिन डी का ओरली, उसमें 400 इंटरनेशनल यूनिट ही है डोज। एडवांस केसेस में याद रखें कि परमानेंट डिफॉर्मिटीज़ जो है वो परसिस्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। तो यही जो है इसमें मैनेजमेंट है रिकेट्स की, कि हमने जो है ये विटामिन डी थेरेपी लेनी है, दैट्स इट। तो मैनेजमेंट में यही है कि न्यूट्रिशनल कैल्शियम पीने के तो हमने विटामिन डी रिप्लेसमेंट दी, कैल्शियम की भी सप्लीमेंट्स देंगे ताकि हाइपोकैल्सिमिक सीजर्स ना हो जाए। हम इतना ज़्यादा विटामिन डी दे रहे हैं तो हमने एडिक्वेट कैल्शियम भी देना है 500 से 1000 मिलीग्राम पर डे, वरना हाइपोकैल्सिमिक सीजर भी हो सकता है अगर कैल्शियम लो हो गया, ठीक है। और मॉनिटरिंग करना है ब्लड कैल्शियम, फॉस्फोरस, ALP, स्पेशली पहले माह में। एक्सरे 3 माह के बाद रिपीट करवाएंगे। और इनिशियल हीलिंग फेज़ के बाद बच्चा जो है वो ट्रांजिशन होता है तो रिकमेंडेड डेली मेंटेनेंस डोज जो मैंने आपको समझाया 400 या 600 इंटरनेशनल यूनिट। अगर एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटिमिक रिकेट्स होती ना, यानी जेनेटिक रिकेट्स, तो वो विटामिन डी को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। उसमें आपने एक्टिव विटामिन डी एनालॉग देने होते हैं, कैल्सीट्रायोल या अल्फ़ा कैल्सीडोल, ठीक है। यहाँ पर तो आप कोल कैल्सीफेरोल दे रहे हो, उसमें फिर आपको कैल्सीट्रायोल एक्टिव विटामिन डी एनालॉग देना होगा ताकि वो कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन इन्हेंस हो। और फॉस्फेट की भी सप्लीमेंट देनी होगी मल्टीपल टाइम डेली। और नोवल बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं आजकल एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटीमिया के लिए आए हैं, उसमें आता है ब्यूरोसुमाब, ठीक है। ये हार्मोन को ब्लॉक नहीं करती जो रीनल फॉस्फेट वेस्टिंग कर रहा है, जो रूट कॉज है ना उसी को ब्लॉक करेगी, उसी हार्मोन को जो रीनल फॉस्फेट वेस्टिंग करवा रहा है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन ऑर्थोपेडिक करेक्शन है, जो भी बच्चे को बोर्ड लेग्स हैं जिस तरह यहाँ पे बनी हुई हैं या स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ है, तो इनको जो है बोन जैसे स्ट्रेंथन होंगी ट्रीटमेंट से तो ये खुद ही सही हो जाएगा। लेकिन अगर सिवियर और परसिस्टेंट डिफॉर्मिटी है तो उसमें हम ब्रेसिंग करेंगे, करेक्टिव सर्जरी करेंगे जब एक बार बोन हील हो जाती है तो। दैट्स इट। तो कंप्लीट होता है टॉपिक रिकेट्स। और अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिट एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स चैप्टर नंबर 19 भी कवर हुआ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर मेटाबॉलिक डिजीज़ चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे।